अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। जर्मनी में अपॉर्च्युनिटीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इस चीज़ में कोई भी शक नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जर्मनी की लाइफ़ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी, जो कि आपने गौर से सुननी है और इन सब बातों को एनालाइज़ करना है। और ये सब सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि यहाँ की लाइफ़ और इसके चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर आएँ। जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी वीडियो देखने के बाद तो फिर आप अपने लिए फ़ैसला लें कि आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं, या फिर आप ये सारी चीज़ें फ़ेस कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और फिर यहाँ के बाद में ये भी कहते हैं कि हमें नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत से ऐसी लोगों को देखा भी है जो कि यहाँ से फिर चले गए। जर्मनी की जो ज़िंदगी है ना, यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं और जो वो यहाँ का सबसे बड़ा मसला है ना, वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। और मेजॉरिटी जो यहाँ पे आना चाहते हैं, मेजॉरिटी में जो लोगों को यहाँ की चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही है कि वो यहाँ पे आते हैं, सेटल होते हैं, तो उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। अगर तो बात की जाए कि मैथ, साइंस और इंग्लिश, इसमें कोई शक नहीं, यकीनन ये बहुत अच्छे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपने देखना है कि आपके बच्चे को यहाँ पे बहुत छोटी उम्र में और किस-किस इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज़ कर दिया जाता है उनके माइंड में, और कौन-कौन सी बातें जो हैं वो डाल दी जाती हैं। यहाँ तक कि जो बच्चों की नर्सरी वाली एज होती है, यानी कि किंडरगार्टन में जहाँ बच्चे जाते हैं या फिर 1 क्लास में बच्चे जाते हैं, तो 5 से 6 साल के बच्चे का क्या ज़हन होता है, लेकिन उस एज में ही बच्चों को जेंडर आइडेंटिटी के इश्यूज़ से बता दिया जाता है कि वो मर्द हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें किस हाल में बनाया है, वो मर्द हैं या औरत हैं, खुदा न ख़ास्ता क्या वो अपनी सही बॉडी में है, उन्हें अल्लाह ताला ने बना के गुनाह तो नहीं किया, गलत तो नहीं हुआ। और ये कि बाद में आप अपने जेंडर को चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। हम जिन्स परस्ती, मतलब कि सेम सेक्स जिसको हम जिन्स परस्ती कहा जाता है, कि उस चीज़ से भी बच्चों को टॉलरेंस और ये सारा कुछ बताया जाता है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और बाद में आप भी अपना जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह की बातें जो कि हमारे इस्लामी कवानीन में, हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं हैं। तो इस तरह की बातें बच्चों को बताई जाती हैं जब बच्चों की 4-5 साल की उम्र में, जब बच्चों ने इतना कुछ सीखा भी नहीं होता, तो बहुत ही छोटी उम्र में ही बच्चों को इस तरह की बातों से एक्सपोज़ कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है। तो इसको आप प्रोपेगेंडा समझे या कुछ भी, यहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे आप ऐसे आइडियाज़ के बारे में खुल के बोल भी नहीं सकते, आप बात भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के माहौल में फिर बच्चों की जो परवरिश है ना, वो चैलेंजिंग हो जाती है। तो आपने अपने बच्चे को खुद से ही सिखाना है, उसे खुद से ही बताना है कि क्या सही है, क्या गलत। जब आपका बच्चा अपनी वैल्यूज़ से ही दूर हो गया, तो फिर पीछे बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी किसी भी किस्म की तरबियत करना या उन्हें कुछ भी बताना। जर्मनी की लाइफ़ का जो दूसरा बड़ा मसला है ना, वो है यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब कि यहाँ की सिक्योरिटी, जर्मनी इतना सेफ़ नहीं है जितना हम पाकिस्तान में बैठ के सोचते थे, जितना हम पाकिस्तान में बैठ के देखते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम सोचते थे कराची या फिर और भी जहाँ पे टारगेट किलिंग और किडनैपिंग के इश्यूज़ थे, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं। जर्मनी में भी ऐसा होता है। हो सकता है आप लोगों को सुन के ये बात अजीब लगे। अब मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमें काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, और 2 से 3 बार हमारी अपनी भी चोरी हो चुकी है यहाँ पे। और अगर कोई ये कहता है कि हम भी जर्मनी में हैं, तो हमारे साथ तो ऐसा इश्यू नहीं हुआ था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं। पाकिस्तान कुछ भी ढका-छुपा नहीं है। तो जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं या फिर जहाँ पे मेरा ससुराल भी है, तो हमारी फैमिली में आज तक कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ, ना कुछ चोरी हुई है, ना कोई किडनैपिंग, कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं हुआ। ना मैंने अब तक की अपनी लाइफ़ में देखा और ना ही मैंने अपने बड़ों से सुना है। लेकिन एरियाज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो आप बड़े सिटीज़ की ही सिलेक्शन करते हैं, आपकी यही होती है कोशिश कि आप बड़े सिटी में जाएँ। ज़ाहिर-सी बात है, जितना बड़ा सिटी होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, और जितने छोटे सिटी और जहाँ पे भी गाँव होते हैं, तो वहाँ उस तरफ आप जाते हैं, चोरियाँ वहाँ पे भी होती हैं, ये नहीं है। तो वो फिर अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना, वो भी कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बड़े सिटीज़ के बारे में आपको बताऊँ, तो यहाँ पे किडनैपिंग भी होती है, यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं,
और यहाँ पे मार-धाड़ मतलब सब कुछ होता है। स्पेशली टीनेजर्स में ये बातें ज़्यादा होती हैं और अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो हर हफ्ते में कोई ना कोई आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल ही जाती है और यहाँ की पुलिस को जब आप रिपोर्ट करवाते हैं, जैसे हम हमारे साथ 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ तो हमने कंप्लेन करवाई और पुलिस क्या करती है, आती है, आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या चीज़ें थी, क्या था, कहाँ से कैसे हुआ सारा कुछ और उनकी मालियत बताएँ और फिर कहा जाता है एट द एंड कि इंश्योरेंस आपने करवाई भी थी, अपनी इंश्योरेंस से राब्ता करें, अगर आपने करवाई भी थी तो वहाँ से आपको मिलेगा और उसके बाद वहाँ जाएँ जहाँ पे चीज़ें गुम हो जाती हैं, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। तो कुछ भी नहीं, आते हैं बातें सुनते हैं और फिर चले जाते हैं और कुछ भी नहीं होता, कोई आपकी हेल्प नहीं होती और ऐसे जो बहुत ज़्यादा बड़े वाक़यात होते हैं, तो वो तो हमारे मीडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे बहुत सी बातों को छुपा भी दिया जाता है। वही सारे क्राइम्स, वही सारी बुराइयाँ जो हम स्टार्ट से ही सुनते आ रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे भी है लेकिन डिफरेंट नामों के साथ। सेम वही चीज़ें, वही क्राइम, वही सारा कुछ यहाँ पे भी है जैसा हम पाकिस्तान में समझते हैं कि वहाँ पे था। अच्छा, यहाँ की ज़िंदगी के बारे में एक और बड़ा मसला है और वो है यहाँ पे अकेलापन, यहाँ की तन्हाई। यहाँ पे किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। हर शख़्स ही तकरीबन यहाँ पे अकेला है और जब आप अकेले होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको डिप्रेशन हो जाता है और जब आपको डिप्रेशन होता है आप ठीक से सो नहीं पाते, कुछ मतलब अपना काम वो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाती है, अपने आप कामों को तरीके से नहीं कर पाते, तो बहुत सी और बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जैसे पाकिस्तान में ईदें होती हैं या इस तरह के कोई त्योहार होते हैं तो आए दिन मिलना-मिलाना और सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, मशीनी लाइफ़ है, फ़िक्स टाइम है, यहाँ पे ईदें और इस तरह के त्योहार भी आपको अकेले गुज़ारना पड़ते हैं और अगर आपका किसी के साथ कोई उठना-बैठना या कुछ है भी, आपने किसी के घर भी जाना है तो आपने 2 हफ़्ते पहले कम से कम उनसे पूछना है या फिर आप जा रहे हैं तो आपने अपॉइंटमेंट लेके उनसे टाइम फ़िक्स करके ही आपने जाना है। क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ करने को कुछ ना कुछ काम वग़ैरह जो है ना वो ऑलरेडी शेड्यूल बना होता है। इसके अलावा मैं बात करूँगी कि जर्मनी के हेल्थ सिस्टम पे, यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे वही बात करूँगी कि अगर आप किसी गाँव में रह रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, इतना बड़ा सिटी नहीं है, तो आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए 6 माह, 1 साल तक का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है और वो फिर इतना अर्सा आप किस तकलीफ़ में, इमरजेंसी का ऑप्शन तो हमेशा से ही होता है, जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप इमरजेंसी में भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाके आपको वेट करना पड़ता है और कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं यूरोप की, जहाँ पे आप इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, जो मरीज़ आप लेके गए हैं, उसे कोई इश्यू नहीं है या उन्हें वो कुछ फ़ील नहीं हुआ, तो वो आपको फ़ाइन भी कर सकते हैं कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, आपको कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे इतना जुर्माना रखें और वापस घर चले जाएँ। लेकिन जिस सिटी में भी मैं रहती हूँ, ये हमारा सिटी बहुत बड़ा है और यहाँ पे अगर आपने कोई एक फैमिली डॉक्टर ही रखना हो, तो भी आपको बहुत सारे फैमिली डॉक्टर्स जो है ना, वो यहाँ पे हैं। बच्चों के भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और फैमिली डॉक्टर भी हैं, स्किन के और इस तरह के सारे डॉक्टर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, तो फिर अगर एक के पास आपकी बात नहीं बन रही, आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे अगर एक ही डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, तो फिर आपको बहुत दफ़ा ये भी सुनने को मिलता है, जब आप उनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, आप उनके पास अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं, तो आपको सुनने को मिलता है कि हमारे पास जगह नहीं है, हम मज़ीद क्लाइंट्स ले ही नहीं रहे, तो आप काइंडली किसी और डॉक्टर को देखें। तो ऐसी सिचुएशन में भी दिल घबरा जाता है कि क्या करें, किधर जाएँ। जहाँ तक बात है बच्चों की, तो बच्चों को भी एक लिमिट तक ही मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है। जैसे मौसमी बच्चों को बीमारी होती है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें, तो खांसी बच्चे को जितनी भी रहती है ना, अगर कोई सीवियर मसला नहीं है तो आपके बच्चे की दवाई एक लिमिट पे आके ख़त्म कर दी जाती है और आपको कहा जाता है कि हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन था, इसके अलावा हमारे पास और कोई मेडिसिन ही नहीं है। सेम वही चीज़ें दोबारा आपको दी जाती हैं। ये मेरे अपने साथ हो चुका है और फिर हम एक्स्ट्रा फिर मार्केट से जाके ख़ुद से सर्च कर के मेडिसिन लिया करते थे। और वही आपकी बात आ जाती है, तो आपको भी अगर कोई सीवियर इशू है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला है, तो उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ता है और वो वेटिंग लिस्ट 6 माह से साल तक की भी लंबी हो सकती है।
उसके अलावा यहाँ पे मेन जो इशू है ना वो यहाँ की तन्हाई ही है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात की। वो यहाँ का अकेलापन है। यहाँ पे आपको अपने देसी त्योहार और इस तरह की चीज़ें भी बहुत दफ़ा खुद से अकेले ही गुजारना पड़ती हैं। आपको अपनी जॉब से खुद से छुट्टी लेना पड़ती है, कभी आपको मिलती है, कभी आपको नहीं मिलती। गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं होती। अकेले रहते हैं, मुसलसल अकेले रह रह के आपको डिप्रेशन हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में आपके लिए फिर सेटल होना वहाँ पे तो और भी मुश्किल हो जाता है। सोशलाइज़ होना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते। आप आपको यहाँ पे अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ती है। आपको सारे काम यहाँ पे अकेले ही मैनेज करना पड़ते हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान में, जैसा कि हमें हेल्प्स और सारा कुछ अवेलेबल होता है, यहाँ पे कोई हाउस हेल्प कुछ भी आपको नहीं मिलती। आपने अपने सारे काम अकेले ही देखने होते हैं। आपने अपने सारे काम खुद से ही करने होते हैं। आपको ग्रोसरी करके लानी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, घर की सफाई होगी, घर के काम देखने हैं। प्लस आपने बच्चों को भी स्कूल से लेना है, छोड़ना है, और इस तरह के कहने को छोटे-छोटे काम होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जब आपकी लाइफ में ऐड हो जाते हैं तो वो आपके काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वही पाकिस्तान में 24 घंटे होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं 24 घंटे। और अगर आपके इतने ज़्यादा काम आप खुद से मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके पास वैसे भी टाइम नहीं बचता कि आप किसी के साथ सोशलाइज़ हो सके, या आपके पास इतना टाइम है। इसके अलावा जर्मनी का जो मेन इशू है ना, जो बड़ा मसला है, वो है यहाँ का वेदर। पाकिस्तान में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पे बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और सारा कुछ बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन एक्चुअली में जब आपको ऐसे वेदर में रहना पड़ता है तो आपकी लाइफ बहुत मुतासर होती है। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश ही लगी रहती है, तो आपके बहुत से काम रुक जाते हैं। आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको सनलाइट नहीं मिल रही, तो फिर उसका जो मेन ज़्यादा इशू कॉमन है वो ये है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर आपको हड्डियों की बीमारी हो जाती है, हड्डियों का मसला बन जाता है। और ये सारी चीज़ें ऐड हो के जब आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, आपको कोई ना कोई इशू बन जाता है। आपकी हेल्थ डाउन होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डाउन हो गई, या यहाँ पे सेट होने के लिए, रहने के लिए जो आपने कंप्रोमाइज़ेज़ सेट किए हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, वो आप चीज़ें फेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी के लिए जो आपने गोल सेट किया होता है, वो सारी चीज़ें जब आपकी इफ़ेक्ट होती हैं तो वो उस तरीके से आप अपना 100% नहीं दे सकते। इसी तरह जर्मनी के लाइफ के और भी छोटे बहुत मसाइल जो है ना वो हैं। ये सब सुनने के बावजूद भी अभी भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आके आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से सारा कुछ फेस कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, यहाँ पे बिज़नेस करने के बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ हैं। आप यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकते हैं, अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये सारे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, आप इन सब मसलों को डिफीट कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर जर्मनी आना चाहिए। आप यहाँ पे यकीनन एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं। मैं यहाँ पे होने वाले कुछ चैलेंजेस के बारे में, कुछ यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, मेन इश्यूज़ हैं, उनके बारे में आपको बताया। आपको इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आपको थोड़ी बहुत यहाँ के बारे में, जितनी मुझे पता है, जिन चीज़ों को मैं समझती हूँ, उस तरीके की अपने हिसाब से मैं आपको एजुकेट कर सकूँ। मैं आपको यहाँ की ये इस तरह की बातें जो है ना वो बता सकूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं कि हमें विज़िट वीज़ा के बारे में बताएं, हमें स्टडी वीज़ा के बारे में बताएं। तो मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। मुझे ख़ुद पर्सनली, मैं स्टडी वीज़ा पे नहीं आई, तो मुझे इसका इतना वो आइडिया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जितनी मैं नॉलेज इकट्ठी कर सकती थी वो सारी मैंने इधर उधर से बातें देख के, समझ के, तो मैंने एक पूरा पैकेज, मतलब कि एक वीडियो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बना दी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।